अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी साइंस के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, वी नो कि इसमें सब्जेक्ट पैटर्न जो साइंस में आता है वो 80 मार्क्स का आता है, जिसमें कि टीजीटी साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25, 25 एंड 30। ठीक है, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। सो स्टार्ट विद द एक छोटा सा मॉडल पेपर है ये, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि एक जो क्रोमोसोम्स, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ऑप्शन है आपके 1, 6, 4, 2। तो एवरीबडी नो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो कैसे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही प्रिमिटिव होता है। ठीक है, उनमें वेल डेवलप आपका न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनल ही नहीं होती, एक डीएनए सिंगल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ठीक है, इसको हम क्रोमोसोमल नहीं कहेंगे, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cells of meristematic tissue lack in which of the following cell organelle। यानी कि जो मेरिस्टोमैटिक सेल टिश्यूज हैं किस सेल में इनमें से। ठीक है, मेरिस्टोमैटिक टिश्यू एब्सेंट होता है किस सेल ऑर्गेनली में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, गोल्गी एपरेटस या वैक्यूल्स। तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट होता है मेरिस्टोमैटिक टिश्यू। पहले हम जानते हैं मेरिस्टोमैटिक टिश्यू होता क्या है। जो हमारा मेरिस्टोमैटिक टिश्यू होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है मेरिस्टोमैटिक टिश्यू का। मेरिस्टोमैटिक टिश्यू जो होता है आपका किस में हेल्प करता है, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट ऑफ ग्रोथ में, वी कैन से प्लांट ऑफ ग्रोथ में जो डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है उसमें हेल्प करता है। एब्सेंट होता है आपके किसमें, वैक्यूल्स में एब्सेंट होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनली में मेरिस्टोमैटिक टिश्यू पाया जाता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स आर। जो स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स इनमें से कौन सी है। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या नन ऑफ देम। स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स इनमें से कौन सी हैं, यानी कि जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक, और ये मसल्स होती हैं आपकी कार्डियक। एवरीबडी नो जो मसल्स होते हैं वो कैसे होंगे, जो मसल्स होंगे आपके वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। कैसे होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। क्लियर, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं आपके, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, जिसमें कि ये आपका कार्डियक मसल जो होती हैं वो स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Enzymes of TCA cycles are present in mitochondrial matrix. Glycolysis occur in cytosol. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर, पहला क्या कह रहा है कि एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। जो टीसीए होती है, ठीक है, जितने भी क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो सारे एंजाइम होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोसॉल्स में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यही आपका इनकरेक्ट है। इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, सी ऑप्शन,
इनकरेक्ट है स्टेटमेंट में से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो कहाँ पर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लियर? सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following parts of the mammalian nephron is found in renal medulla? कौन सी जो mammalian nephron में कौन सा इनमें से पार्ट्स है जो रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है आपके ग्लोमेरुलस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप्स ऑफ हैनले या हैनले लूप्स। तो एवरीबडी नो कि जो आपका नेफ्रॉन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक, पहला होता है ग्लोमेरुलस, ठीक, कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आती हैं, ठीक है, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर? दूसरा होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल। इस पे आपकी कैपिलरीज होती हैं जिससे कि ब्लड आता है और जाता है, ठीक है। और जो आपका रीनल ट्यूब्यूल्स होता है उसमें आता है आपका बाउमन कैप्सूल्स, ठीक है, बाउमन कैप्सूल्स आएगा। और आपका प्रॉक्सिमल पीसीटी और डीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एज वेल एज द लूप ऑफ हैनले स्टार्ट्स होता है। इसको भी जो हमारे डिवाइड किया गया है, इनको भी डिवाइड किया गया है कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी रीजन में, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया गया है किसमें, नेफ्रॉन्स को कॉर्टेक्स और मेड्यूलरी रीजन में या मेडुला में। जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में हमारे ये आ जाते हैं ग्लोमेरुलस, डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेट। लेकिन जो रीनल मेडुला पार्ट होता है उसमें हमारा क्या आता है, लूप ऑफ हैनले आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हैनले लूप्स या लूप्स ऑफ हैनले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज C2 साइकिल? C2 साइकिल क्या होती है इनमें से, ग्लाइकोलेट, इसको ग्लाइकोलेट कर लेना, ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल या TC साइकिल। TC क्रेब्स साइकिल एक ही है, कैल्विन को हम C3 साइकिल कहते हैं। बचा क्या ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए ग्लाइकोलेट ही आपका क्या होता है, ये आपका C2 साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ठीक, इसमें लिंक कोई लिंक नहीं होता, दैट इज नॉट लिंक्ड विद ATP एंड NADPH, है ना, इनसे इसका कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जनरली रिलीज होता है किसका, रिलीज ऑफ CO2, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं हम इसमें ATP को, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। क्लियर? होता कहाँ पे अगर बात करें तो ये जो C2 साइकिल होता है ये किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। C2 साइकिल आपका कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और पेरोक्सीसोम में होगा। क्लियर? That is very important for the exam purpose. Moving to the next question number 7. Respiratory, इसको respiratory quotient is not less than 1. Carbohydrate, protein, fat, normal diet. इसमें से किसका RQ, ठीक है, RQ का फॉर्मूला क्या होता है, RQ होता है CO2 कितना पार्ट एलिमिनेट किया गया है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय कितना कंज्यूम्ड किया गया है ना, ऑक्सीजन कितनी, इनका जो रेशियो होता है वो RQ कहलाता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाता है। तो इसमें पूछा है किसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या नॉर्मल डाइट, किसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होगा, दैट इज दी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो ऑलवेज 1 होता है। प्रोटीन और फैट इन सब का -1 या लेस देन 1 कह सकते हैं, इनका RQ लेस देन 1 होता है। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, growth of pollen tube towards ovule is an example of,
हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म या नन ऑफ दीज। सभी जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, जो ओवरी होती है, ठीक है, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, ठीक, ताकि पॉलन ग्रेन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की किसकी तरफ होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए होगी, ठीक है। जो ओवरी होती है वो क्या रिलीज करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है। तो इस केमिकल की स्मेल से कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कि इसके ट्रिगर से, केमिकल के इस ट्रिगर से क्या होता है, पोलन ग्रेन को पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पे ओवरी है, अब हमें फर्टिलाइजेशन करना है। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन से हमारी क्या डेवलप होने लगती है, पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। ये किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का, क्योंकि यहाँ पे केमिकल का ट्रिगर होता है, रिलीज होता है बाय दी ओवरी, ठीक है। इसीलिए पोलन ट्यूब हमारे कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइलेट ऑफ लैगरहैंस आर। जो कौन से इनमें से हार्मोन्स है जो लैगरहैंस, आइलेट ऑफ लैगरहैंस से सिक्रीट होते हैं। ऑप्शन 1 है इंसुलिन ग्लूकागोन, इंसुलिन ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन ग्लूकागोन ACTH, एडेनो क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसकी बात इंसुलिन सोमैटोस्टैटिन ACTH। तो हमें पता है, देखो ये किसका पार्ट है, ये आपका पेनक्रियाज का पार्ट है, ठीक है। और जो ये पेनक्रियाज होता है वो 2 फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन में भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन में जो इसकी 99% इसका पार्ट एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है, इसमें भी जो एसिनाइल सेल्स होती हैं वो मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। क्लियर। एंडोक्राइन में केवल 1% रोल होता है, जिसमें कि आइलेट ऑफ लैगरहैंस होता है। इसमें भी क्या होती हैं, 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, है ना। 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं इनमें। अल्फा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन, क्लियर। बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, ठीक है। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, इंसुलिन ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टैटिन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसके द्वारा एग्जिबिट की जाती है, तो मैंने बताया था जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनका अपना खुद का DNA होता है। इसकी एक सिम्बियोंट स्टोरी बताई थी, ठीक है। आप जब प्री सेल के चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस शो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी डी। 10 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के कंप्लीट हो गए। अब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके, केमिस्ट्री के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड। इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज ग्लास, डायमंड या ग्लास, ठीक है। तो इसमें एमॉर्फस सॉलिड कौन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज दी डायमंड। डायमंड कैसा है, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड है, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड है। क्यों एमॉर्फस नहीं है, क्यों क्रिस्टलाइज्ड है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किसमें, इसमें जो अरेंजमेंट होता है, किसका, अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो पार्टिकल्स का बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, सॉरी, बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज रेगुलर। कैसा होता है, रेगुलर होता है। अगर एमॉर्फस की बात करें तो इसमें कैसा होता है,
इरेगुलर होता है। क्लियर? हेपार्ट्स मैनर में होता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, is a chemical substance that is used for sculpting material and in gauge bandages. This is an example of magnesium, aluminium, calcium या सोडियम। तो हमें पता है पीओपी है ना, किसका एग्जाम्पल है? पीओपी बनता है आपका CSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट से। तो किसका प्रोडक्ट है ये? कैल्शियम का प्रोडक्ट है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. An atom has mass number of 23 and atomic number 11. The number of proton is. एक एटम है जिसका मास नंबर क्या है? मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 23। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्या होगा? 11। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा होता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा होता, तो क्या आंसर होता आपका? फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने के लिए? A इज इक्वल टू Z+N। ठीक, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? अगर n निकालते हैं तो आपका क्या फॉर्मूला होगा? आपका 23 - 1 यानी कि 12। आपका न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर और आपका एटॉमिक नंबर का जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का वो सेम होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट सॉल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स। जब हम वाटर में सॉल्ट्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है ना? व्हाट हैपन्स व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर? बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो, सबसे पहले अगर हम वाटर में सॉल्ट को डालेंगे तो क्या होगा? तो आपका सॉल्ट, जनरल बात है, सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वाटर का, ठीक, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वाटर का स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक, किससे? सॉल्ट में, NaCl में जो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उससे ये स्ट्रॉन्गर होता है। इसीलिए क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक, जब हम फिर से देख लो, सॉल्ट, वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। आपका नमक में यानी कि सॉल्ट में जो पाया जाता है, सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो वाटर में बॉन्ड पाया जाता है वो स्ट्रॉन्गर होगा NaCl से, तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। बॉक्साइट इज दी ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका ओर है? सिल्वर, मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम। ये आपको पता होना चाहिए, ये लर्न करने वाला पोर्शन है, दैट इज दी एल्यूमिनियम। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। अ सोप सॉल्यूशन, एक सोप साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल या नन? तो यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अल्कलाइन मीडियम में होता है। पीएच इसका क्या होता है? हाइयर देन 7 होगा, हाइयर देन 7 होता है। ठीक है, पीएच स्केल पे बेसिस पे बताएंगे हम इसको। और क्या होता है? ये क्या करता है? रेड लिटमस को, ठीक है, रेड लिटमस को चेंज कर देता है किसमें? ब्लू में। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। Which of these is a mixture? Milk, air, juice, all of above. इनमें से कौन सा मिक्सचर है? मिल्क, देखो मिल्क की बात करते हैं तो उसमें आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, है ना, और अदर डेयरी प्रोडक्ट हो गए। ठीक,
एयर की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और फॉस्फोरस, डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। CO2 हो गया एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जूसेस की बात करेंगे, इसमें पल्प हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, है ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अभी तक आपने 3 स्टेट पढ़ी थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, लेकिन अगर हम अब रिसर्च की बात करें, जो एड ऑन हुआ है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? 5 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, पहला तो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, थर्ड आपका क्या है? गैस है, फोर्थ आपका प्लाज्मा है। क्लियर? फिफ्थ आपका क्या है? जो फिफ्थ है आपका जो फिफ्थ है वो है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये आपका 5 स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें पूछा गया है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो क्या है? प्लाज्मा है। देखो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है आपका, ये हीटिंग गैस से बनता है। ठीक है, इसमें ये जो गैसेस के चार्जेस होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों प्रेजेंट होते हैं, हाईली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट की बात करें तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? जब किसी भी पार्टिकल्स को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पर कूल करते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री केल्विन पे हम किसी भी पार्टिकल को कूल्ड करते हैं, तब इसे हम बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट कहते हैं। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, a sample of any of the following substance disappear after some time when exposed to air यहाँ पे like कर लेना, like camphor, naphthalene और dry ice, this phenomena is called। इसमें कह रहा है कि जब हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को, एग्जाम्पल दिया है कैम्फर को, नैप्थलीन को, ड्राई आइस को क्या करते हैं? में एक्सपोज्ड करते हैं, तो डायरेक्ट इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ठीक है, डिसअपियर हो जाता है वो सब्सटेंसेस, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, रेडिएशन। वेरी सिंपल, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है? जो सॉलिड होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैस फॉर्म। ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ C6H6? वेरी सिंपल, C6H6 का फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी रिंग है, इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। एसिटिक का CH3COOH होता है। ठीक है, एसीटोन का क्या होगा? CH3COCH3, ये होगा एसीटोन का फॉर्मूला। और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ये सारे आपके एलिफेटिक हैं और ये आपके कैसा है? ये एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका एलिफेटिक है। ये सब सिंपल केमिस्ट्री है, आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 10 क्वेश्चंस किसकी? फिजिक्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। If velocity time graph is parallel to time axis, the body is moving with uniform velocity. Its acceleration is 0. Its displacement can be found by finding the area of graph, all of the above. क्या कह रहा है? ये है आपका ग्राफ। ठीक है, सीधा होगा, टेढ़ा ड्रॉ हो गया। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। कह रहा है कि कोई बॉडी मूव करती है। ठीक है, पैरेलल, ये बॉडी कोई मूव कर रही है, पैरेलल किसके कर रही है? एक्सिस के कर रही है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी उसकी, बिल्कुल रहेगी। ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल रहेगा ज़ीरो एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. The mass of stone A is more than the stone B, then the ratio of the
escape velocity of stone A to P from the surface of earth is। इसमें कह रहा है एक स्टोन है दो, ठीक है, जिसमें कि स्टोन A उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, एक स्टोन A हो गया मान लो, और यहाँ पे B स्टोन हो गया, इसका मास M ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एस्केप वेलोसिटी का रेशियो स्टोन A और B फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से क्या होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √2 कैपिटल GM अपॉन क्या होता है R, जिसमें कि G ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, M और M आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ प्लेनेट कुछ भी कह दो, ठीक है, और R क्या हो गया, रेडियस, अर्थ की रेडियस हो गई। तो यहाँ पे देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से कोई डिपेंड नहीं है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला VE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टोन का मास एस्केप वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, मास साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी के। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 bulbs are fitted in a room in the domestic electrical installation, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या हुआ, 2 बल्ब्स को फिट किए गए हैं रूम्स में, 2 बल्ब्स को। वन ऑफ देम, उनमें से जो एक है ग्लो ब्राइटर, ज़्यादा तेजी से जल रहा है दूसरे के कंपैरिजन में। देन ऑप्शन है द ब्राइटर बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस, द ब्राइटर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, बोथ द बल्ब हैव द सेम रेजिस्टेंस, नन ऑफ अबव। देखो इसमें 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। एक तो पावर, ठीक है, उसका वोल्टेज क्या है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस की बात की है, ठीक। तो अगर देखो पावर एक का ज़्यादा है, ठीक, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के है, ठीक, यानी कि जो ज़्यादा पावर देगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो ज़्यादा पावर नहीं देगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जो है ब्राइटर हो रहा है, ब्राइटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, ब्राइटर बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। पावर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। velocity of sound will dash if we increase temperature of metal through which it is propagating, ठीक है। अगर हम किसी भी साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा अगर हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी भी मेटल, मेटल यानी कि सॉलिड है ना, सॉलिड है, किसी को भी हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, सॉरी हाँ टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशंस होगा, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका ऑलरेडी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 25। द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आर, ठीक है। एक प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे जो F00 है उसको इनफाइनाइट कर लेना, ठीक है, ये इनफाइनाइट है आपका, फोकल लेंथ आपका इन्फिनाइट, M मैग्निफिकेशन जो है वो भी आपका इन्फिनाइट, ठीक है। दूसरा है F इन्फिनाइट और M1, F0 M1, F0 या M0। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ये आपका लर्न करने वाला पोर्शन है ना, ये आपको सब लर्न होने चाहिए कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स।
Moving to the next, the self inductance of a solenoid of length L. L is proportional to L, ये L2 नहीं है, इसको कर दो L स्क्वायर, L 1/L या 1/L स्क्वायर। कह रहा है किसी भी, ठीक है, जो लेंथ ऑफ सोलेनाइड होता है, सेल्फ इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू न्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l। तो यहाँ पे L पूछा है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/l के। यहाँ पे जो न्यू नॉट होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। क्लियर। n क्या होगा, n आपका होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होगा। क्लियर। a क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी, जो आपका सोलेनाइड है उसका एरिया होगा, ठीक है। और स्मॉल l क्या होगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होगा। क्लियर। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैपिटल L किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/L होता है, Q यानी कि किसके, लेंथ के, ठीक है। ये कैपिटल L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, if the focal length of the biconvex lens is 20 centimeter then the power of lens will be, सभी को पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। f किस में होता है, मीटर में। तो हमें पता है P, यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है, चेंज कर लो 0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, निकल आया आपका फोकस निकल आया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो, P इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू निकली है हमारी मीटर में 2 मीटर निकली है, ठीक है, मीटर होता है, ठीक। उसके बाद एक इसको हम हटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, +5 डायोप्टर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 5 डायोप्टर। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, किसकी होती है, आपकी पावर ऑफ लेंस की। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, 2 बल्ब्स रेटेड 40 वॉट, ठीक है, पावर उसकी 40 वॉट है, वोल्टेज 220 है, एंड 60 वॉट एंड 220 वोल्टेज है, यानी कि 2 बल्ब हैं, ठीक है। मान लो ये बल्ब है, ये है 40 वॉट का और इसका वोल्टेज है इतना। दूसरा बल्ब है आपका 60 वॉट का, उसकी वोल्टेज है 220। देन विच बल्ब विल हैव मोर रेजिस्टेंस, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने देखा है। 40 वॉट 220 वॉट, 60 वॉट 220 वॉट, बोथ विल ग्रो विद इक्वल ब्राइटनेस, कैन नॉट प्रेडिक्ट। मैंने क्या कहा था, पावर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। अभी पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। तो जिसकी पावर कम, मोर रेजिस्टेंस पूछा है, तो लेस पावर वाले को ढूंढो। लेस पावर किसकी है, 40 वॉट की है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40 वॉट 220 वोल्ट। अगर यहीं पे पूछा होता लेस रेजिस्टेंस, तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका लेस रेजिस्टेंस। क्लियर। क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही पूछा गया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, द इंड्यूस्ड EMF produced when a magnet is depends on number of turns in a coil, magnetic moment of the magnet, resistance of the coil, speed of approach of the magnet। अभी अपने फैराडे लॉ भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L इज इक्वल टू न्यू नॉट n स्क्वायर A/l, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF है प्रोड्यूस हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ, और तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, ना एरिया दिया है ना लेंथ दिया है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी दी है। तो आपकी किस पे डिपेंड करेगा, n पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, दैट इज दी फैराडे लॉ। क्लियर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर next, that is the question number last,
बट नॉट द लीस्ट, वेयर इज द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, लोअर एंड जो उसका होता है कहाँ फिक्स करते हैं, लोअर एंड पूछा है, ठीक, एट द टॉप, एट अ विंडो, एट द बेस फ्लोर, इनसाइड द ग्राउंड। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका नीचा है, ये आपकी छत है, ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रॉड लगाते हैं, ठीक, और नीचे हम क्या करते हैं, लोअर एंड करते हैं ग्राउंड में, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ से हम गड्ढा खोदते हैं, यहाँ से वायर लेते हैं, जो भी डालना होता है कोयला वगैरह वगैरह, यहाँ से वायर अटैच करते हैं छत के लाइटनिंग कंडक्टर में, ताकि बिजली गिरे तो यहाँ से डायरेक्ट घर को नुकसान ना पहुँचा के सीधे ग्राउंड में डंप हो जाए, ठीक है। तो लोअर एंड पूछा है, लोअर एंड लाइटनिंग कंडक्टर का कहाँ फिक्स करते हैं, इनसाइड द ग्राउंड। यहीं पे पूछता कि आपका हायर एंड, तो वो आपका एट द टॉप होता, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देन आंसर दीजिए, ठीक है। आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट्स को, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।